मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। तो जो अपना टीचिंग सब्जेक्ट है शिक्षा हिंदी, तो टीचिंग सब्जेक्ट में आपकी 3rd यूनिट चल रही है। तो इसमें मैंने आपको 3rd यूनिट में पहला टॉपिक शुरू करवाया था, सॉरी 4th यूनिट में आपको मैंने पहला टॉपिक शुरू करवाया है प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या होता है, कल की क्लास में मैंने पहले आपको इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इसके सिद्धांत बताए थे। और आज जो मैं आपको इस क्लास में करवाऊंगी वो है इसके स्टेप हैं, कह सकते हो, सोपान कह सकते हो, चरण कह सकते हो। तो ये क्या है जो आज है प्रयोजन का पद, सोपान या स्रोत। योजना पद्धति है, जो कौन सी प्रयोजन पद्धति है उसमें आपके योजना पद्धति जो है उसके सोपान या पद। आपका जो आगे वाला पॉइंट है वो है योजना पद्धति। योजना पद्धति है जो आपकी योजना पद्धति के सोपान या पद। ये है आज का टॉपिक आपका, योजना पद्धति है उसके सोपान या पद। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है परिस्थिति का निर्माण। इसके अंतर्गत क्या आता है आपका पहला पॉइंट है परिस्थिति का निर्माण। इसमें पहला पॉइंट आपका आ जाता है परिस्थिति का निर्माण। तो इस परिस्थिति निर्माण में देखो कि जैसे जिस टाइम परिस्थिति के हिसाब से, जैसे कि आप कोई भी स्कूल में या अपने कॉलेज में कोई भी फंक्शन या किसी की जयंती या कोई बाल सभा वगैरह करवा रहे हो, तो उसमें क्या है परिस्थिति के अनुसार आप पहले क्या करोगे, योजना बनाओगे। तो योजना के विषय में सर्वप्रथम आपको क्या करना है, योजना विधि में सर्वप्रथम छात्रों में के समक्ष ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जाता है जिससे कि ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जा सकता है कि जिससे कि छात्र हैं वो यह महसूस करें कि जो आप उनका योजना कार्य है या कार्य करना उनके लिए क्या है, आवश्यक है। कि बच्चों के सामने ऐसी परिस्थिति या स्थिति उत्पन्न कर दो कि जो भी उसकी योजना बनाई गई है वो कार्य उनके लिए करना आवश्यक होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता दूं कि चित्र हो गया, मानचित्र हो गया, या कोई फिल्म द्वारा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को बताना आदि। की ऐसी परिस्थिति बच्चे को के सामने उत्पन्न कर देनी है कि जो भी आप उनको बता रहे हो या ऐसी सिचुएशन पैदा कर देनी है उनके सामने कि वो जो भी आपकी योजना है उसमें क्या करना है कि चित्र, मानचित्र, फिल्म द्वारा उनका क्या करना है, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को आपको उनको क्या करना है, बताना है। उसके बाद है योजना का चयन या योजना का चुनाव। दूसरा इसमें आ जाता है योजना, दूसरा इसमें है योजना का चुनाव या चयन। तो दूसरा इसमें आ जाता है आपका योजना का चुनाव या चयन। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक व शिक्षार्थियों का चुनाव करने, जो शिक्षक है, शिक्षक व शिक्षार्थी योजना का चुनाव करने से पूर्व उसके गुण दोषों का क्या कर ले, उन विषयों पर चर्चा कर ले कि इन चीजों पे जो भी हमें कार्य करना है उसके क्या गुण दोष होंगे किसी भी योजना की विधि के बारे में। योजना के चयन में बालकों की रुचि है जो कि आवश्यकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो आप योजना बना रहे हो उसमें बच्चे का पूरा इंटरेस्ट और उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होती दिखनी चाहिए। तो इस प्रकार जो आप उनकी आवश्यकताओं और उनकी रुचियों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जो अध्यापक है, अध्यापक छात्रों से प्रत्येक स्थान के गुण दोषों के बारे में उनका क्या करें, चर्चा करें और सभी छात्र उस पर क्या करें, सहमति वाले स्थान पर उसका चुनाव करना चाहिए कि जो भी कार्य हम बच्चे से करवा रहे हैं वो क्या है, उसकी आवश्यकताएं और उसकी जो रुचि और उसके आधार पर होना चाहिए। और इसके साथ ही जो उन सब बच्चों की जो चर्चाओं पर चर्चा कर लेनी चाहिए और सहमति बनने पर ही बच्चों की उस विषय पर सहमति बनने पर ही उस विषय का चुनाव करना चाहिए। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है योजना बनाना या योजना का कार्यान्वयन। तीसरा है इसका योजना बनाना या योजना कार्यान्वयन या योजना कार्य
तो इस पॉइंट में देखो क्या है, योजना बनाना या योजना कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत जो आपने योजना बना ली है, योजना चयन के पश्चात योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बच्चे के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देनी है, परिस्थिति उत्पन्न कर देनी कि बच्चे को वो कार्य करना आवश्यक लगे। उसके बाद जो आपने चयन किया है उस वो चयन योजना का चयन या चुनाव किया है, तो उसमें क्या होना चाहिए, बच्चे की जो भी आवश्यकताएं हैं, रुचियां, उनके दोष है वो पूरे होने चाहिए। और तीसरा बात यह है कि जो आपने योजना बना ली है उसको क्रियान्वयन कैसे करना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें योजना बनाने के पश्चात जो आपकी योजना है, योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए, इसके लिए जो शिक्षक है वो क्या करता है, मार्गदर्शन में, जो शिक्षक है वो मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। मार्गदर्शन के बारे में जो भी आपका मार्गदर्शन विद्यार्थी कार्यक्रम तैयार करते हैं, जैसे कि शिक्षक इस स्थान पर, जो शिक्षक है इस स्थान के लिए योजना बनाने के लिए कहेंगे, जो कि छात्रों से ने चुनाव किया है कि शिक्षक हैं ऐसी योजना बनाने के लिए कहेंगे, जो कि जिस योजना के बारे में छात्रों ने क्या करा है, चुनाव, जिस योजना का चुनाव करा है। उसके बाद आगे आ जाता है योजना का क्रियान्वयन। चौथा पॉइंट आपका इसमें आ जाता है योजना का क्रियान्वयन। योजना का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन यानी इस पर कार्य करना, क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन। तो इसके अंतर्गत देखो क्या आता है, योजना की पूर्ति की, जो योजना की पूर्ति के निमित्त विद्यार्थियों को सामूहिक क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि जो आपकी योजना है उस पर बच्चे एक ग्रुप में या सामूहिक ग्रुप में उसको क्या करें, क्रियाशीलता के आधार पर प्रयत्नशील बनना पड़ता है और योजना के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। और इसके लिए जो भी शिक्षक ने योजना बनाई है उसके आधार पर बच्चे को क्या करना पड़ता, कार्य करना पड़ता है। और इसके लिए जो आपकी पुस्तक है या सहायक पुस्तक है या पत्र पत्रिकाएं हैं, उसका क्या होगा, मनन करना होगा या पठन करना होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी, जैसे किसी की जयंती मनानी है, किसी महान महापुरुष की जयंती मनानी है, तो उससे संबंधित जो भी बच्चे ने मैटर, भाषण देना या कविता जो भी कुछ बोलना है, तो वो क्या करेंगे, उस योजना से संबंधित कोई भी पुस्तक या सहायक पुस्तक होगी या पत्र पत्रिका जिसमें भी वो तथ्य प्रकाशित हो, उसका क्या करेंगे, सामूहिक रूप में पठन करेंगे। जैसे शिक्षक योजना के अनुसार समूह में उस कार्य को क्या करेगा, समूह में बांट देगा और बच्चों को सामूहिक रूप में ही उस कार्य को क्या करना होगा, पूरा करना होगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है योजना का क्रियान्वयन की। पहले सबसे पहले योजना की परिस्थिति, सबसे पहले योजना परिस्थिति का निर्माण कर दिया, उसके बाद उसका चयन हो गया, उसके बाद उसका कार्यक्रम हो गया, फिर उसको क्रियान्वयन करवाया है कि काम करवाना है, उसके बाद उसका है क्या, मूल्यांकन, योजना का मूल्यांकन। आगे कौन सा आता है इसमें, योजना का मूल्यांकन, योजना का मूल्यांकन। तो इसके अंतर्गत देखो क्या आता है, योजना के मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि आपने कोई भी योजना बनाई है, योजना समाप्ति के उपरांत कार्य का मूल्यांकन किया जाता है और इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहली बात तो यह है कि प्रथम यह है कि जो हमारा जिस योजना को बनाने का उद्देश्य था कि ये योजना इस उद्देश्य के लिए बनाई जा रही है, वो उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं, इस बात का मूल्यांकन करना है। दूसरी बात है कि योजना कहाँ तक उपयोगी है, कि जो आपने योजना बनाई है वो कहाँ तक उपयोगी है और वो सफल सिद्ध हुआ है या नहीं। कि जैसे कि आप मान लो कि आपने योजना बना ली, भ्रमण विधि की बना ली, बच्चों को घुमाने की बना ली, तो उसके लिए आपने जो योजना बनाई है वो कहाँ तक सफल सिद्ध हुई है और कहाँ क्या कमी रही है, तो इस बात का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो ये सब बातें किसके अंतर्गत आती है, योजना मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। और उसके बाद है आगे वाला चौथा छठा पॉइंट है जो आपकी योजना कार्य का लेखा। छठा पॉइंट है योजना कार्य का लेखा। मूल्यांकन के बाद उसका क्या आता है, लेखा जोखा, क्रिया का क्या आता है, लेखा। तो इसमें क्या है, मूल्यांकन के पश्चात उस कार्य का लेखा जोखा किया जाता है
करना, पूरी जो घूमने की आपने योजना बनाई है, प्लानिंग बनाई है, तो उसका पूरा लेखा रखना, यानी कि उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपका योजना के अंतर्गत आता है, 5 सोपान के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपका है, मैंने इसे बताया था, यो आपका प्रयोजन विधि है, तो उसमें है जो योजना पद्धति है, उसके बाद या सोपान। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं। कौन कौन से? परिस्थिति का निर्माण हो गया, योजना का चुनाव या चयन हो गया, उसके बाद योजना बनाना है, कार्यक्रम हो गया, उसके बाद योजना को क्या करना है, क्रियान्वयन करना है, उसके बाद उसका मूल्यांकन आ गया, और उसके बाद उसका लेखा, यानी कि उसकी लास्ट रिपोर्ट तैयार करना। तो ये किसके अंतर्गत आता है? योजना के अंतर्गत आता है। तो ये आपके 40 स्टेप सोपान हो गए, इसके योजना पद्धति के आपके सोपान स्टेप ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत आता है, ये तो आपके हो गए 5 सोपान के स्टेप हो गए। उसके बाद है योजना विधि के गुण। इसके क्या है? योजना विधि के गुण। योजना विधि के गुण, योजना विधि के गुण। गुण नंबर 1, तो इसमें क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है कि यह पद्धति कैसी होनी चाहिए? यह पद्धति बाल केंद्रित होनी चाहिए। यह पद्धति, ये आपके इसके योजना विधि के गुण में सबसे पहला इसमें ये आता है कि यह बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए ये योजना। उसके बाद दूसरा इसमें आ जाता है, बाल केंद्रित के बाद आ जाता है कि मानसिक विकास करती है या नहीं। मानसिक विकास, मानसिक विकास करती, जो आपकी योजना है वो मानसिक विकास करती है। योजना है, इसका गुण है कि जो आपकी योजना है वो क्या करती है? मानसिक विकास करती है। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि इसमें वाद विवाद हो गया, भाषण हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करती है? बच्चे का मानसिक विकास करती है। उसके बाद इसमें तीसरा आ जाता है कि रोचक पद्धति। जो तीसरा इसमें आ जाता है रोचक पद्धति। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा इस पर स्वयं कार्य करता है, यानी कि खुद कार्य करता है। तभी अगर बच्चा खुद रुचि से कार्य करेगा तो योजना क्या होती है? पूर्ण सफल होती है। तो ये इसका रोचक पद्धति के अंतर्गत आता है कि बच्चा इसमें स्वयं कार्य करता है। उसके बाद चौथा इसमें आ जाता है व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। चौथा है व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना चौथा इसमें आ जाता है। चौथा गुण है व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। पांचवा इसमें आ जाता है कि व्यवहारिक ज्ञान के बाद यह पद्धति व्यवहारिक ज्ञान के बाद यह पद्धति है जो आपकी यह पद्धति गृह विद्यालय और यह पद्धति गृह विद्यालय और समाज, गृह विद्यालय और समाज, यह पद्धति है जो वो आपकी गृह और समाज से संबंध स्थापित करने वाली होनी चाहिए। इसकी जो आपकी योजना पद्धति है, यह पद्धति गृह विद्यालय और समाज से संबंध स्थापित करने वाली होनी चाहिए, होनी चाहिए। यह पद्धति समाज और विद्यालय के साथ संबंध स्थापित करने वाली होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर छठा आ जाता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व। इसके अंतर्गत क्या आता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी यह पद्धति क्या करती है? महत्व देती है। उसके बाद है अनुभव। सातवां है अनुभव द्वारा
के बजाय वास्तविक ज्ञान देती है, वास्तविक ज्ञान देती है, वास्तविक ज्ञान देती है। कि आपकी जो पद्धति है कृत्रिम गुणों की बजाय वास्तविक ज्ञान देती है। 9वां पॉइंट इसमें आ जाता है, यह एक समय में कई बात। 9वां है एक समय में कई बातों, एक समय में कई बातों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। एक समय में कई बातों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। एक समय में कई बातों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद है योजना पद्धति। 10वां है योजना पद्धति है, जो पद्धति छोटे बड़े, योजना पद्धति छोटे बड़े सभी उम्र के विद्यार्थियों छोटे बड़े सभी उम्र के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। ये आपकी योजना पद्धति के क्या हो गए गुण, कौन कौन से? यह बाल केंद्रित होती है, मानसिक विकास करती है, उदाहरण के तौर पर जैसे बाल विवाह, भाषण आदि हो गया। फिर रोचक पद्धति होती है, यानी कि बच्चा स्वयं करके सीखता है। उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। फिर यह पद्धति गृह, विद्यालय और समाज से संबंध स्थापित करने वाली होती है। फिर यह अनुभव द्वारा सीखने पर बल देती है और कृत्रिम गुणों की बजाय वास्तविक ज्ञान देती है। एक समय में कई बातों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। और योजना पद्धति जो छोटे बड़े सभी बच्चों के लिए क्या होती है, उपयोगी या सार्थक सिद्ध होती है। तो ये हो गए इसके गुण। दोष इसके ये हैं कि यह पद्धति क्या होती है, क्रमबद्ध ज्ञान नहीं देती। ये पद्धति क्या होती है, क्रमबद्ध ज्ञान नहीं देती। यह ग्राम विद्यालयों में उपकरण के कारण क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। कि विद्यालयों में स्कूल होते हैं उसमें सभी उपकरण मौजूद नहीं होते, इस कारण से यह पद्धति क्रियान्वयन नहीं होती ग्राम के विद्यालयों में। उसके बाद है प्रोजेक्ट स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किए जाते हैं, यह प्रत्येक प्रोजेक्ट संभव नहीं होता। यह ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में अपने लिए समाविष्ट नहीं कर पाती। यह विधियों में क्या होती है, इस विधियों में गलतियां अधिक होती हैं। और अर्जित ज्ञान को, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, उसमें क्या करती है, पुनरावृत्ति के लिए स्थान नहीं होता। कि दोहराने के लिए, उस गलती को दोहराने के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसके बाद यह पद्धति सभी विषयों के लिए शिक्षण में, जैसे बीजगणित, रेखागणित के लिए उपयोगी नहीं होती। मात्र इस पद्धति को अपनाने से जो कक्षा प्रबंधन, समय, विभाग, चक्कर हो गया, शिक्षण विधि, परीक्षा प्रणाली, अभी सभी धारणाओं का क्या होता है, उल्टफेर, इसमें जो उल्टफेर किया जाना संभव की संभावना नहीं होती कि हम इसको कैसे इसमें चेंज ला सके। तो मैंने जो आज करवाया था इसमें इसके स्टेप करवाए थे कि स्टेप या सोपान या पद करवाए थे। सबसे पहले था आपका परिस्थिति का निर्माण करना, उसके बाद उसका जो अपनी परिस्थिति का ऐसा निर्माण करना कि बच्चे के लिए वो उस योजना में कार्य करना आवश्यक हो जाए, बच्चे के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न करना। उसके बाद उसका चयन करना, चयन के बाद उसका क्या क्या है, उस योजना में कार्यक्रम बनाना, कार्यक्रम बनाने के बाद उसको क्या करना है, उस पर काम कैसे करवाना है, उसका क्रियान्वयन हो गया। उसके बाद उसका मूल्यांकन हो गया। लास्ट उसका मैंने जो बताया था 6वां पॉइंट है, उस पर लेखा या रिपोर्ट तैयार करना। तो ये किस पद्धति, योजना पद्धति के अंतर्गत उसके पास सोपान है। उसके बाद उसके गुण में क्या होता है, ये क्या होती है, बाल केंद्रित होती है। और इसमें जो होता है, ये बच्चे का क्या करती है,
मानसिक विकास करती है, वाद विवाद हो गया या भाषण प्रतियोगिता होगी इसके माध्यम से। उसके बाद ये रोचक होती है क्योंकि बालक इस पर स्वयं कार्य करता है, ये उसके हैं गुण। उसके बाद है यह व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। फिर यह पद्धति गृह विद्यालय और समाज के साथ क्या करती है, संबंध स्थापित करती है। और उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देती है। यानी कि हर व्यक्ति की जैसे अलग अलग रुचि होती है, हर व्यक्ति के जो तरीके होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, उसी के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता को ये महत्व देती है। उसके बाद है ये सामाजिक गुणों का विकास करती है, एक समय में कई बातों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद है कृत्रिम गुणों की बजाय यह वास्तविक ज्ञान देती है और यह पद्धति मनोवैज्ञानिक बालक की रुचि के अनुसार कार्य देने वाली होती है। उसके बाद इसके आगे दोष में देखो, यह पद्धति क्रमबद्ध ज्ञान नहीं देती। यह इसके लिए जो गाँव में जो ग्राम के विद्यालय है वहाँ पे सभी उपकरण उपस्थित नहीं होते, इस कारण इसे क्रियान्वित ग्राम विद्यालय में इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। प्रोजेक्ट है स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण कार्य किए जाते हैं और प्रत्येक प्रोजेक्ट के साथ यह संभव नहीं होता। उसके बाद यह ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में अपने को समाविष्ट कर देती है और इस विधि में गलतियां बहुत अधिक होती हैं और अर्जित ज्ञान को पुनरावृत्ति के लिए स्थान नहीं होता। और यह पद्धति विषयों के शिक्षण वित्त के लिए उपयोगी नहीं है। मात्र इसी पद्धति को अपनाने के प्रबंधन या समय विभाग चक्कर शिक्षा विधियों की परीक्षा प्रणाली आदि धारणाओं का उल्ट फेर किए जाने की संभावना पाई जाती है इस योजना पद्धति में। तो जो आपकी प्रायोजन विधि चल रही थी उसमें मैंने इससे पहले वाली क्लास में इसके बताया था, अर्थ बताया था, इसकी परिभाषा और इसके सिद्धांत, और आज वाली क्लास में मैंने इसके पद सोपान बताए हैं। उसके बाद इसके गुण दोष बताए हैं। जो आगे वाली विधि है वो अगली क्लास